नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी सार नॉलेज इन अ नटशेल। ज्ञान के सारांश बोधी सार में आज 13 अप्रैल को आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रॉट यू बाय बोधी बूस्टर, नॉलेज पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स। आइए एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट से आज का काम शुरू करें। तैयार हैं आप? बोधी सार की नोटबुक निकाल लो बेटा, हर मोटिवेशनल स्टेटमेंट लिखते चलना है। द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू वॉट इज राइट। कितनी खूबसूरत बात कही है। सही काम करने के लिए समय हर वक्त ही ठीक होता है। तो अपने जीवन में सही काम करना है, सही राह पर चलना है। बोधी सार ऑफर्स यू हॉट टॉपिक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। हम हर बोधी सार में आपको ऑब्जेक्टिव क्विज दे रहे हैं ताकि आपकी परीक्षाओं के लिए तैयारी भी साथ ही साथ होती रहे। वी ऑफर यू बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन सपोर्टिंग पीडीएफ्स ऑन द बोधी न्यूज वेबसाइट। तो एक बार फिर जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, ये बोधी बूस्टर पोर्टल, ये रही बोधी न्यूज की साइट। इसमें आपको प्रतिदिन के पोस्ट मिलेंगे, खोल लीजिएगा, अंदर पीडीएफ्स और भी बहुत कुछ मिलेगा। रोजाना विजिट करते चलें। सॉलिड 24/7 पोर्टल एंड फ्री सपोर्ट फॉर एवर फॉर एवरीवन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, दिस इज यूजफुल फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ, स्टेट पीएससी, सीजीएल, सीडीएस, रेलवेज। हर परीक्षा में हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं सीधा पूछा जाएगा। सो बी कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स यू आर अपियरिंग, इफ यू आर अपियरिंग फॉर कैट, जैट, सीमैट, आईएफटी, एनी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज द ट्रेजर ट्रव यू कैन नॉट जस्ट मिस आउट ऑन। तो तैयार हैं? ब्रॉट टू यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज आईएएस एकेडमी। ध्यान रखिएगा, ये कॉपीराइट कंटेंट है, कहीं मिसयूज दिखे तो हमें जरूर बताइएगा। द बोधी सार टॉपिक्स फॉर टुडे। आज हम 4 बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा करेंगे। तो जरा मुंह लटका लो अपने अपने, गंभीर चर्चा होने वाली है ना। जस्ट किडिंग। इंडियन इकोनॉमी टेकिंग स्टॉक। भारतीय अर्थव्यवस्था में चल क्या रहा है? द बिग डिबेट ऑन आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, world's strongest flashpoint, Korean Peninsula. They definitely know how to stay in news. Globalization, can it really be stopped? क्या वैश्वीकरण वाकई में रोका जा सकता है? आनंद आ गया चारों टॉपिक सुनकर? चलिए अब काम शुरू करने की बारी है। बहुत सारा बहुत गंभीर काम हम करेंगे, बहुत लाभ आपको होगा। आई होप यू आर रेडी विद योर बोधी सार एंड बोधी न्यूज नोटबुक। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्क फॉर टुडे। इंडियन इकोनॉमी टेकिंग स्टॉक। भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिति को समझना। ब्रॉट टू यू फ्रॉम द डोमेन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, जीएनपी, पीपीपी एक्सेट्रा। ये जो हम आपको बार बार डोमेन्स बताते हैं, ये क्यों बताते हैं समझ लीजिए। आइए आपको बोधी सार पर लेके चलते हैं। जब आप बोधी सार ओपन करेंगे तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये डोमेन्स जो लिखे हुए इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, जीएनपी, पीपीपी, ये कहां आपके लिए फायदेमंद होंगे। हम आ गए हैं बोधी सार। बोधी सार कैटेगरीज का जैसे ही आप पेज खोलेंगे और इस पेज पर आपको सारी कैटेगरीज दिखेगी। आपको इसमें से कुछ भी पढ़ना है, किसी एक कैटेगरी पे लिंक करेंगे, वॉट एवर कॉन्टेंट इज अवेलेबल ऑन दैट डेट ऑन दैट टॉपिक, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। एक उदाहरण के लिए अगर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स पे ओपन किया मैंने इंडियन इकोनॉमी का, तो ये देखिए जादू दिख रहा है ना, ये सब आपके लिए है। पढ़िए और बढ़ते रहिए। लेट्स स्टार्ट विद द वर्क फॉर टुडे। की इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ। तो हमारा टॉपिक क्या है? इंडियन इकोनॉमी टेकिंग स्टॉक, की इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ। तो वृद्धि के प्रमुख सूचकांक क्या है? द ग्रोथ इंडिकेटर्स ऑफ एन इकोनॉमी इंक्लूड इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ करेंसी एंड हेल्थ ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर. Although our official GDP growth figures have been around 7%, something that's doubted and questioned by many. इस फिगर को लेकर तो बहुत झगड़ा चल ही रहा है ना। लोग बोलते हैं जीडीपी के फिगर सही भी हैं कि नहीं भैया, और जीडीपी के फिगर देता कौन है, ये आप हमें जरूर कमेंट थ्रेड में बताइए। द मेन कॉज ऑफ कंसर्न इज दैट ऑलमोस्ट एंटायर ग्रोथ इज कंजम्पशन ड्रिवन। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा। द रियल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी हैपन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड GFCF. Unfortunately, because the investment cycle in India seems paralyzed, hence the present growth is consumption driven. तो इससे दूसरा खतरनाक पहलू क्या समझ में आया? यदि कल को भारत में कंजम्पशन के डायनामिक्स पर किसी भी प्रकार का एडवर्स असर आया तो ग्रोथ का क्या होगा? और जीडीपी फिगर्स को लेके जो डाउट हैं वो एक सेपरेट डिबेट है, एंड दैट्स अ वेरी हेल्दी डिबेट विच एक्चुअली इंडिकेट दैट वी आर ट्रूली लिविंग इन एन ओपन डेमोक्रेटिक सेटअप. सेकेंड, DIPP differs from the ground reality. तो ये DIPP क्या भला है? Although officially the Department of Industrial Policy and Promotion, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP
said in April that India is favorably placed on all the parameters and provides a great place for foreign investment. The truth, ऐसा कई experts अब बोलने लगे हैं, remains that investments have been stagnant for the past few years. और बहुत सारे तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस में अटके हुए हैं. रीड मेनी इनपुट्स ऑन दिस टॉपिक ऑन बोधिसार. तो आप बोधिसार जो हमने आज आपको दिखाया था वहां जाकर इस विषय पर बहुत कुछ पढ़ सकते हैं. जब आप इसका पीडीएफ बोधि न्यूज से डाउनलोड करेंगे, ये सारी लिंक्स अपने आप क्लिक करेंगे तो ओपन भी हो जाएंगी. तो क्या डीआईपीपी जमीनी वास्तविकता से थोड़ा सा अनभिज्ञ है? That is where the debate is, but the fact remains that investment cycle stands paralyzed. Exports not doing too well. हमारे निर्यातों की हालत खराब है. हालांकि इसके लिए तो बहुत सारे वैश्विक कारक जिम्मेदार हैं. Our exports have been contracting for almost 2 years and are now showing some signs of recovery. Although the strengthening rupee has been a very bad news for exporters. Why? बताइएगा. Under these conditions, if there is any stress on consumption, stress से मतलब है तनाव या headwinds due to either monsoon failure or a rise in the food and commodity prices, it will definitely slow the economy down. तो इसकी वजह से निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था की गति कम होने का खतरा बन ही जाएगा. तो एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्योंकि हमने कंजम्पशन को ही प्राथमिक बना दिया है, इसलिए यह समस्या बनी रहेगी. बैड न्यूज, द अप्रिसिएशन ऑफ रुपी विल डायरेक्टली हर्ट एक्सपोर्ट्स. तो ये हमने आपको बताया है. आप हमें विस्तार में बताइएगा इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रुपी वैल्यू का क्या रिलेशन है, और साथ ही साथ जरूर इस पर रिसर्च करके पता कीजिए व्हाई डज अमेरिका कॉल चाइना a currency manipulator, and why is America worried about China being a currency manipulator? So we will await your answers in the comments thread. Bad after effects. The government would be forced to resort to short-term revenue expenditure and reduce the long-term public investment, which will drastically affect the fiscal consolidation effort made rigorously over the years. यदि consumption पर hit आया तो सरकार को रेवेन्यू एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा और दीर्घावधि का अपना सार्वजनिक निवेश कम करना पड़ेगा, जो कि बहुत खराब होगा एफआरबीएम मैंडेटेड टारगेट्स अचीव करने की दिशा में. सो व्हाट इज एफआरबीएम? द लिमिटेड फिस्कल स्पेस विल एडवर्सली अफेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इन टर्न द डिप्लीटिंग बैंकिंग सेक्टर वेटिंग फॉर अ बेल आउट. All of us know that the twin balance sheet problem and the NPA situation of the banks is crying out for a decisive political intervention and solution. तो ये सब पर उल्टी मार पड़ सकती है यदि कंजम्पशन पर हिट हुआ due to bad monsoons or other factors which we listed in the earlier slide, which was rise in food and commodity prices. लिंक कर पा रहे हैं आप? Fiscal slippages and ratings. अब हम सभी जानते हैं कि विश्व भर में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सारे देशों की रेटिंग करती है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स पर असर होता है. ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वुड नॉट व्यू फिस्कल स्लिपेजेस फेवरेबली. अब ये लोग तो लिटरली देवताओं का रूप लेकर बैठे हुए हैं. यदि इन्हें नाराज कर दिया जाए तो इनकी रेटिंग्स एडवर्स हो जाती हैं और भारत को इन्वेस्टमेंट पिच और स्ट्रांग बनानी पड़ती है, सरकार को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है. तो हमें बताइएगा कुछ प्रमुख ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम. Consumption will have to be accompanied by adequate capital expenditure, in the absence of which the risk of inflation would increase, resulting in high interest rates. समझ लीजिएगा कि यदि सिर्फ कंजम्पशन बढ़ता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता है, पूंजीगत निवेश या व्यय, तो होगा ये कि बहुत सारी मनी सप्लाई से मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा, जिससे अंततः आरबीआई को पॉलिसी रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि एमपीसी की अप्रैल रिव्यू मीटिंग से इंडिकेशन भी मिल गया. यदि आपको ये सब विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट के कोर्स में आप एनरोल कर डिटेल में इसे टेक्निकली समझ सकते हैं. कंजम्पशन इज इक्वल टू इम्पोर्ट्स. आइए इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. आज का काफ़ी टेक्निकल हो रहा है डिस्कशन. दिस इज अ इंटेंस बोधिसार एंड इट इज designed to help all the serious students handle these questions in GDs, interviews, exams properly. आप ऐसे राइटिंग भी करना चाहते हैं, इन सबसे बहुत मदद मिलेगी. Consumption is equal to imports. Increased consumption is necessarily accompanied by increased imports. क्या मतलब हुआ इसका? हमारे यहाँ स्थानीय घरेलू खपत और उपभोग जब बढ़ता है तो आयात बढ़ जाते हैं, which puts pressure on the current account deficit and the rupee
if they are not supported by adequate exports and foreign capital inflows. तो हमेशा जैसे जैसे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो आपका कैड बहुत दबाव में आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा, और रुपए पर दबाव पड़ने लगता है। हालांकि अभी तो रुपया मजबूत होता जा रहा है जिससे इंपोर्टर्स को बहुत फायदा हो रहा है। यदि सही मात्रा में निर्यात और विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह कम हो जाएगा तो ऐसा बैलेंस हर इकोनॉमी में रखना पड़ता है। बैलेंस के दोनों, इस तराजू के दोनों पलड़े आपको दिख गए स्लाइड में। अ वीक रूपी मेक्स इंपोर्ट्स कॉस्टली लीडिंग टू इंक्रीज इन्फ्लेशन विच इज नॉट द सिचुएशन इन अप्रैल 2017 एट लीस्ट। द गोल्डन ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी वाज 2000 to 2010. इट वॉज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ। भारत में चारों ओर खुशहाली का माहौल था। उसी चक्कर में भाजपा 2003 में शाइनिंग इंडिया कैंपेन लाके पूरा चुनाव ही हार गई। इट वॉज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ। द जीडीपी ग्रोथ रेट वॉज 9% एंड एट टाइम्स मोर देन दैट। पर कैपिटा इनकम रोज बाय 200%। वैसे आज भी हमारी पर कैपिटा इनकम केवल 82,000 रुपये औसत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जो बहुत कम है। एंड द सेंसेक्स, जो कि बॉम्बे स्टॉक मार्केट का सेंसिटिव इंडेक्स है, 5,000 से 15,000 हो गया, विच मेंट दैट मार्केट कैप, हमें जरूर बताइएगा व्हाट इज एमसी और मार्केट कैप ऑफ द टॉप कॉर्पोरेट्स ग्रू बाय 300%. दोज ईयर्स केम टू एन एंड विद द जीएफसी. जीएफसी क्या है भाई? ये जीएफसी फुल फॉर्म बताइए, और इसका भारत पर क्या असर हुआ, इसके डायनामिक्स क्या थे? We await your answers. 8. Subdued year. Subdued यानी अब यहाँ पे पूरा टोन ठंडा पड़ गया। ग्लोबल फैक्टर्स हैव डैम्पेंड एवरीथिंग लेटली. वैश्विक कारकों से अब सब कुछ ठंडा पड़ता दिख रहा है। ड्यूरिंग द पास्ट 6 years सेंसेक्स ग्रू बाय ओनली 67%. हालांकि ये डेली बेसिस पे ये परसेंटेज फिगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो चिंता मत करो। जीडीपी ग्रोथ हैज बीन अराउंड 6.5%. और डिस्ट्रैक्टर्स, सरकार के आलोचक तो ये कहते हैं कि ये फिगर भी झूठा है। खैर, उनको पूरी तरह से हम सही भी नहीं मान सकते। एंड पर कैपिटा इनकम ग्रू बाय जस्ट 15%. द ग्रोथ ड्यूरिंग 2000 to 2010 was on account of very strong external investment and domestic investment, both happening simultaneously, and export growth, liberalization and reforms. The government needs to also pump up autonomous investments. ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत सरकार को अब आवश्यकता है कि वो स्वायत्त निवेश बहुत बढ़ाए। क्या होते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स? These are investments not done for business profit but for social benefit, and for that a higher tax to GDP ratio is a must. देखिए, भारत में 10 में से 9 लोग जिन्हें वाकई में कर देना चाहिए नियमों के अनुसार, वो तो कर ही नहीं देते हैं। तो भारत सरकार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में टैक्स ही कलेक्ट नहीं कर पाती है, तो सरकार इन्वेस्टमेंट्स करेगी कहाँ से? तो हम हर बार सरकार को दोष देने के बजाय वी शुड रियली, द सिटीजन दैट इज, लुक इनवर्ड एंड रियलाइज दैट वी आर ऑल्सो टू बी ब्लेम. टैक्स टू जीडीपी पर हमने बोधी बूस्टर में बहुत सारा कंटेंट दिया है, जरूर पढ़िएगा. स्टिमुलस बिकेम अनस्टिमुलेटिंग. पॉइंट नंबर 9, द फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइडेड आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस शुड हैव बीन विथड्रॉन, व्हिच वाज नॉट डन. सब्सिडीज रीच 3% ऑफ जीडीपी एंड द मिनिमम एंड द सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर्स वाज इन्फ्लेटेड. लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है, खासतौर पर कृषि विशेषज्ञों का, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, तो ज़्यादा है ही नहीं, उन्हें तो और बढ़ाने की आवश्यकता है. वो डिबेट तो 30-40 वर्षों से भारत में लगातार चल रहा है. 10th, द वर्स्ट फेज, सबसे बुरा काल 2013 से 14. याद रखिएगा, पिछले 10 सालों में जो सबसे कठिन समय भारतीय अर्थव्यवस्था का था वो ये था, क्योंकि इस दौरान इंडिया फेस्ड ABCDE. ए, हाई फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, बहुत ज्यादा राजकोषीय और चालू खाता घाटा. बी, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग हॉल्टेड. सी, वाइड स्प्रेड करप्शन एंड स्कैम्स. डी, बैंक NPS soared to 8%. and E, growth was completely disrupted. Consequently, monetary policy was tightened by the RBI, which became a bone of contention with the GOI. रीड अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी ऑन बोधी सार. तो ध्यान रखिएगा, ये 5 चीजें एक साथ गलत हो गई थी, जिसकी वजह से स्थिति बेहद बिगड़ गई. और फिर अगली सरकार आई, which was left holding this baby proverbially and had to restart the reforms process. मोदी and fiscal discipline, मोदी और राजस्व अनुशासन. More emphasis was given by the Modi government on fiscal deficit discipline and consolidation during the last 3 years. ये तो ऑब्वियस ही है, हर प्रकार के बजट में 2017 के बजट में उम्मीद थी कि ये सारा पिटारा खोल देंगे जनता के लिए. कुछ नहीं किया क्योंकि पैसा था ही नहीं. कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज ऑन रोड एंड रेल इंफ्रा. दिस वाज फर्दर हेल्ड बाय सबड्यूड ग्लोबल आयरन कमोडिटी प्राइसेस. दिस वाज एन इनडायरेक्ट ब्लेसिंग. द रीसेंट GST thrust is among the reform that the government has undertaken. Currently, consumption is around 60% of GDP. This needs to be continued for us to grow at 7% and above. DMO has also shown that we Indians can be flexible during periods of economic shocks. ये सारी चीजें पिछले 3 सालों में एक साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई है.
बिग इश्यूज अनरिजॉल्व्ड, बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे ही पड़े हैं. द रियल कॉज ऑफ कंसर्न इज द स्लोइंग इन्वेस्टमेंट रिड्यूस फ्रॉम 35 to 30% ऑफ जीडीपी एंड द डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स. बैंक एनपीएस आर अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं है. दीज आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस इन द वे टू इकोनॉमिक रिकवरी. भारत के आर्थिक उत्थान में अगले 3-4 सालों में ये मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण होंगे. तो अब हम क्विज शुरू करें उसके पहले ये बहुत ही सॉलिड बोधिसार जो हमने आज आपके लिए तैयार किया, उम्मीद करते हैं आपको इससे बहुत लाभ आएगा. इसे 2-3 बार हो सकता है आपको देखना पड़े. वी टॉक्ड अबाउट की इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ, then we spoke about DIPP and the numbers debate, then situation of Indian exports, then bad after effects यदि consumption पर hit आया, then fiscal slippages और ratings का debate, then consumption and imports का रिश्ता, finally the golden years, the subdued years in the past 3 to 4 years, stimulus not being withdrawn at the right time, the worst year 2013-14 and the onset of fiscal discipline but the unresolved NPA issue. Quiz time! What are the World Bank's estimates for India's growth rate for 2017-18? विश्व बैंक क्या कहता है 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्पीड से बढ़ेगी, बताइए. 9.7% होना चाहिए उत्तर. The correct answer is 7.6%, which still for an economy the size of India, more than $2 trillion, is not a bad figure at all. Which of the following indicators explain the term economic growth properly? इनमें से कौन सा विकल्प आर्थिक वृद्धि को वाकई में सही ढंग से परिभाषित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है. 1, 2, 3, 4, 5. क्या लगता है आपको सही उत्तर क्या है? द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, अर्थात इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्शन, इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल इनकम एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी. ये तीनों से हम आर्थिक वृद्धि को सही मायने में परिभाषित कर सकते हैं. थर्ड, द इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट टू क्रिएट सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज, आज डिस्कस किया था ना, सरकार जब सामाजिक आर्थिक अधोसंरचना बनाती है उस निवेश को क्या कहते हैं? The correct answer, as you must have guessed, is autonomous investment, स्वायत्त निवेश. उम्मीद करते हैं इस बोधिसार से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. The big debate on AFSPA, Armed Forces Special Powers Act 1958, डिफेंस एंड मिलिट्री एंड डिफेंस फोर्सेस के डोमेन से हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं. आप सभी को पता है आफ्सपा पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद और कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो ऑर्डर दिया कि जुडिशियल इंक्वायरी या स्क्रूटिनी से ये लोग बच नहीं सकते, आर्मी के ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशंस पर्टेनिंग टू आफ्सपा वेयर सम वायलेंस टेक्स प्लेस एंड डेथ्स ऑफ सिटीजन हैपन, क्यूरेटिव पिटिशन लगाकर यानी उपचारात्मक याचिका लगाकर भारत सरकार ने इम्यूनिटी देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से की है. तो ये मामला बेहद गर्म है. हैंडलिंग डिस्टर्ब्ड एरियाज, बारीकी से समझ लीजिएगा, आफ्सपा के सारे फंडे आपके इसमें बोधिसार से क्लियर हो जाएंगे. द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, क्योंकि अलग अलग विधेयक अलग अलग समय पर बने, आर एक्ट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट दैट गिव स्पेशल पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज टू हैंडल द लोकल सिचुएशंस मोर इफेक्टिवली. कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति जहां रहती है वहां हमारे सुरक्षा बल स्थिति को संभाल सकें, इस हेतु भारतीय संसद जो नियम या कानून पारित करती है उन्हें आफ्सपा कहा जाता है. अभी तक के आफ्सपा एक्ट्स रहे हैं 1, 2, 3. आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर असम एंड मणिपुर एक्ट 1958, आर्म फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर एक्ट 1983, आर्म फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट 1990. समझ गए? तो ये 3 कानून संसद से बनाए गए. अब अनेकों रिपोर्ट्स और क्रिटिकल रिपोर्ट्स आफ्सपा के मुद्दे पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है. ऐसी एक रिपोर्ट से हम ये लेकर आए हैं, यही हम आपको बताना चाहेंगे. कृपया बोधि रिसोर्सेस की वेबसाइट पर जाइएगा, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर. यहां डिफेंस एंड मिलिट्री में आपको आफ्सपा से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो जाएंगे. ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पर. इन डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड करके अपनी पर्सनल फाइल बना लीजिए और पढ़ते रहिए. जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ये मुद्दे क्लियर होंगे. तो ये शुरुआत में तो टेम्पररी मेजर ही था, अस्थायी प्रावधान, लेकिन धीरे धीरे ये स्थायी होता गया और इसमें बहुत सारी चीज़ें आलोचकों ने कहीं कि वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट एंड वायलेशंस ऑफ द राइट ऑफ रेमेडी, राइट टू रेमेडी. तो संवैधानिक प्रावधान और मौलिक अधिकारों
का किस प्रकार से हनन आफ्स्पा से हुआ, इस पर बहुत सारी बातें पब्लिक डोमेन में कही गई है। आप विस्तार से आराम से पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ में आपको मिल भी जाएंगी। वेयर एक्टिव नाउ, अब ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है। It is in force in Assam, Jammu and Kashmir, Nagaland, Manipur, except the Imphal municipal area. In Arunachal Pradesh, only the Tirap, Changlang and Longding districts, plus a 20-kilometer belt bordering Assam, come under the AFSPA. In Meghalaya, it is confined to a 20-kilometer area bordering Assam. The state or central government considers those areas as disturbed by reason of differences or disputes between members of different religious, racial, language or regional groups or caste or community. केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को अस्थिर या डिस्टर्ब कब मानती है, जब वहाँ नागरिकों के बीच धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय, जातिगत या सामुदायिक झगड़े थमने का नाम न लें। The state governments can suggest whether the act is required, but under Section 3, their opinion can be overruled by the governor or the central government. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस पर क्विज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। थर्ड, the acts of 58, 83, 1990. हमने विस्तार में अब इसे समझाया है, इस स्लाइड को आप आराम से पढ़ लीजिएगा। The first such act was passed on 11 September 1958, which was applicable to the Naga Hills. Actually, what had happened earlier was that in 1951, the Naga National Council (NNC) said it had conducted a free and fair plebiscite. Plebiscite का अर्थ होता है जनमत संग्रह, in which about 99% Nagas voted for a free sovereign Naga nation. ऐसा दावा NNC ने किया, लेकिन वो दावा हो सकता है झूठ रहा हो, तो सरकार ने पूरी कोशिश की कि स्थिति को संभाले, लेकिन हुआ नहीं और इसीलिए 1958 में आफ्स्पा लाना पड़ा। फिर आगे इसकी स्थिति बढ़ती गई और यह पूरा पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स, संवैधानिक शक्तियां। द आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी पर्टेन टू दीज रीजन। देखिए, भारत के संविधान में राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि वो आपातकाल की घोषणा कर सकें। किस स्थिति में कर पाएंगे? ए, फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल पुलिस टू टैकल लोकल इश्यूज, जब वहां का प्रशासन और स्थानीय पुलिस संभाल ही ना सकें। बी, रिटर्न ऑफ द सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लीड्स टू रिटर्न ऑफ मिसक्रिएंट्स, इरोजन ऑफ द पीस डिविडेंड, यानी जब केंद्रीय सुरक्षा बल वापस चले जाते हैं राज्य छोड़कर, तो फिर से असामाजिक तत्व उठ खड़े होते हैं। सी, द स्केल ऑफ अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी इन द स्टेट इज टू लार्ज फॉर लोकल फोर्सेस टू हैंडल, उस राज्य में अस्थिरता का पैमाना इतना ज्यादा है कि स्थानीय शक्तियां कुछ कर ही नहीं सकती। अब एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। आफ्स्पा सबसे पहले 1942 में महान अंग्रेजों द्वारा 15 अगस्त 1942 से प्रारंभ क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए लाया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट तो इसके पहले प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये तब लाए थे ताकि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया जाए। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है। वाइड रेंजिंग पावर्स, बहुत ही वृहद शक्तियां। आफ्स्पा गिव्स वाइड रेंजिंग पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस टू फायर अपॉन and use other kinds of force, destroy arms, hideouts or training camps of people working against law, to arrest without warrant. ये बड़ी खतरनाक शक्ति हो जाती है। To search any premises and vehicle. Army officers earlier had immunity, which was ended by the 8th July 2016 Supreme Court judgment. ये ध्यान रखना, 8 जुलाई 2017 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सैन्य अधिकारियों को जो सुरक्षा मिली थी किसी भी ऑपरेशन में लोगों के मर जाने पर जांच के खिलाफ, वो समाप्त हो गई। और यही सरकार का सबसे बड़ा आज दावा क्यूरेटिव पिटीशन में कि ऐसा होगा तो फिर हम इंसर्जेंसी को रोक ही नहीं सकते। लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बहुत सारी आलोचना। आफ्स्पा हैज बीन सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय पॉलिटिशियंस, थिंकर्स एंड एनालिस्ट्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली एज अ टूल ऑफ स्टेट अब्यूज, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ह्यूमन राइट्स वाले वैसे तो इनका काम ही है लगातार आलोचना करना, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई हमें लगता है कि उनकी बातों में रही ही होगी। इंटरनेशनली और नेशनली राज्य द्वारा अपनी शक्ति का जो अब्यूज किया गया यानी कि दुरुपयोग किया गया, ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे आरोप लगे। व्हेन इंडिया प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट टू द यूएनएचआरसी इन 1991, यूनाइटेड नेशंस मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो वहां के मेंबर्स ने बहुत सारे सवाल पूछे कि ये तो आप सब गलत कर रहे हो और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स कैसे फॉलो करेगा इंडिया यदि आफ्स्पा रहेगा, लेकिन डोमेस्टिक कंडीशंस हमारी क्या हैं ये उन्हें कौन समझाए। 7th, मणिपुर पिटिशंस एंड एससी, दिस इज द लेटेस्ट हॉटेस्ट इशू, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। On petitions by hundreds of families from Manipur, the SC in the 8 July 2016 judgment ended the immunity for army officers and held that, यह है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय,
Every death caused by armed forces in disturbed areas should be thoroughly probed, irrespective of whether the victim is a dreaded criminal, militant or terrorist or an insurgent. देखिए, भारत की जीवंत डेमोक्रेसी का इससे बड़ा सबूत नहीं मिल सकता है। चीन में तो जुडिशरी की हिम्मत नहीं कि जरा सा चूं कर दें सरकार के खिलाफ, और भारत में एक स्वतंत्र जुडिशरी है जो सीधा सवाल उठाती है। इसलिए भारत एक महान देश है। ये बात जितने भी लोग भारत की आलोचना करते हुए थकते नहीं हैं, उन्हें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। What the Supreme Court said, it does not matter whether the victim was a common person or a militant or a terrorist, nor does it matter whether the aggressor was a common person or the state. The law is the same for both and is equally applicable to both. This is the requirement of a democracy and the requirement of preservation of the rule of law and the preservation of individual liberties. कितनी बड़ी बात कही है, बड़े से बड़े एडवांस देशों में ऐसी बातें नहीं हो पाती हैं। So, no doubt that the Supreme Court is correct, but at the same time, answers need to be found as to how will insurgency be controlled. अदर कमीशंस एंड रिपोर्ट, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने आपको बोधी रिसोर्सेज का पेज दिखाया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको डिफेंस एंड मिलिट्री में आफ्सपा से संबंधित हेगड़े कमीशन 2013 की पूरी रिपोर्ट का पीडीएफ मिलेगा। ये बड़ी क्रांतिकारी रिपोर्ट रही है भैया, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले संतोष हेगड़े कमीशन ऑन मणिपुर एनकाउंटर डेथ, ये है। सेकंड, जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन था। थर्ड, सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस। तो ये विस्तार पूर्वक पढ़िएगा और समझते चलिएगा। गवर्नमेंट्स प्ली नॉट एक्सेप्टेड, सरकार की प्रार्थना नहीं मानी गई। द कोर्ट टर्न डाउन द गवर्नमेंट्स प्ली दैट लैक ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन वुड हैव अ डिमोरलाइजिंग इंपैक्ट ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस, सेइंग दैट सिटीजन कुड नॉट लिव अंडर द फियर ऑफ अ गन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कंट्रोलिंग इंसर्जेंसीज डिफिकल्ट, अब लेटेस्ट ये है कि 11 अप्रैल 2017 को भारत सरकार ने कहा क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका, जब कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है उसके बाद आप एक रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं, पुनरीक्षण याचिका, और वो भी खारिज हो जाए तो फिर एक क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं, जो सरकार ने लगाई है। और इसमें यह मांग की गई है या प्रार्थना की गई है कि डाइल्यूशन ऑफ द अर्लियर जजमेंट ऑफ मेकिंग एफआईआर्स मैंडेटरी। अ क्यूरेटिव पिटीशन इज द लास्ट लीगल रिकोर्स अवेलेबल आफ्टर अ लिटिगेंट एग्जॉस्ट ऑल रेमेडीज। इफ दैट टू फेल्स, इट मे एंड अप हैविंग अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द डिफेंस फोर्सेज एबिलिटी टू स्ट्रांगली हैंडल द इंसर्जेंट। कश्मीर में जो हालत बने हुए हैं, जिस पर पाकिस्तान और वहां के स्थानीय पृथकतावादी लगातार आग में घी डालते चले जा रहे हैं, पता नहीं इस जजमेंट का अंतिम परिणाम हमें कहां ले जाए। क्विज टाइम। Which of the following can declare enforcement of AFSPA in a disturbed area? बहुत अच्छा सवाल है। ABC में से कौन वो शक्ति है, प्राधिकारी है, जो AFSPA किसी डिस्टर्ब्ड एरिया में घोषित कर सकता है? क्या लगता है आपको? आज हमने पढ़ाया आपको, इसका उत्तर तो आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3, 4 और 5। द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज ओनली B and C, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली रिवोक्ड AFSPA? द करेक्ट आंसर टू दिस इज त्रिपुरा। Third, which of the following states or UTs were under Armed Forces Special Act at some or the other time since independence? कौन से राज्य थे जिनमें कभी ना कभी आफ्सपा लगा है? इसका सही उत्तर है A, B and D, त्रिपुरा, पंजाब एंड चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ अच्छे प्रश्न थे और ये एक बहुत डिटेल बोधिसार था। इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एक बार आपको हम सारे पॉइंट फिर से दिखा दें। हम कुछ नहीं बोलेंगे, 10 सेकंड में आगे बढ़ेंगे। आप मेंटली याद करें और अपने नोट्स कंप्लीट फिर से देखते हुए कर लीजिएगा। अच्छे से देख रहे हैं ना? टेक्निकल इशू है, लंबा इशू है, अच्छे से देखिएगा। बोधी न्यूज से पीडीएफ अवश्य डाउनलोड कीजिएगा। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लैश पॉइंट कोरियन पेनिनसुला, विश्व का सबसे खतरनाक ज्वलन बिंदु कोरियाई प्रायद्वीप, रीजनल पॉलिटिक्स एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के डोमेन से हम लेकर आए हैं। किम इज बैक। कोरियन वॉर 1953, ये सारी बातें शुरू होती हैं कोरियाई युद्ध 1953 से। विद द एंड ऑफ दिस वॉर द कोरियन पेनिनसुला गॉट डिवाइडेड इनटू 2, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। कोरिया युद्ध के पश्चात ही कोरिया का प्रायद्वीप उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में 38th पैरेलल 38वें समानांतर से बांट दिया गया। Since then, the two Koreas have diverged dramatically, with South Korea developing rapidly into a successful democratic state, while the North has continued to be ruled by a hardline communist dictatorship, the Kim family. Grandfather Kim Il-sung, father Kim Jong-il, and now the son, the great son, Kim Jong-un.
तो ये 3 पीढ़ियों ने किम परिवार की ग्रेट लीडर फैमिली, इटर्नल लीडर फैमिली ने कोरिया पर अपना पूरा राज्य बनाए रखा है, राज बनाए रखा है। हालांकि दक्षिण कोरिया डेमोक्रेटिक बन गया और बहुत अमीर देश बन गया। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आपको पता ही हैं, ह्यूंडई, देवू, सैमसंग, एलजी, इन सभी के लिए कोरियाई भाषा में एक शब्द है, वो शब्द हमें जरूर बताइएगा। ये है किम फैमिली के तीनों कर्ता धर्ता। सबसे बाईं ओर आपको दिख रहे हैं दादाजी, बीच में हैं पिताजी और सबसे दाईं ओर हैं सुपुत्र। तीनों के नाम आप अवश्य याद रखिएगा, हमने आपको बता दिए हैं। किम इल संग, किम जोंग इल, किम जोंग उन, क्विज में ये सब आ सकते हैं। ये पावर डायनेस्टी इस प्रकार से चली है, ये आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने यहां रखा है। टुडेज टेंशंस, आज के तनाव। Tension is steadily rising in the Korean Peninsula. The US has been accusing North Korea of escalating tension in the region. During the recent meeting between President Trump and Chinese President Xi Jinping, America asked China to do more to rein in North Korea as China is the closest ally. But since China sees America itself as a strategic rival, it is unlikely China will do anything. तो ये एक बहुत गंभीर ट्विस्ट पूरी कहानी में आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले कहा था कि वो विश्व के इन मुद्दों से अमेरिका को अलग कर लेंगे। अब वास्तविकता में हो इससे उल्टा रहा है। तो अमेरिका ने चीन को बोला है कि क्योंकि सिर्फ आपका ही कुछ प्रभाव नॉर्थ कोरिया पर है, इसलिए आप उन्हें समझाएं और सही रास्ते पर लाएं। लेकिन इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि चीन ऐसा करेगा, क्योंकि वो तो अमेरिका को ही अपना सामरिक शत्रु मानता है। तो यहां आप देख सकते हैं अभी वहां जो मिलिट्री बिल्टअप चल रहा है उसकी स्थिति क्या है। तो जब आप टुडेज टेंशंस की बात करते हैं तो आज के तनावों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह निकल कर आता है कि यहां पर चीन अमेरिका की बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। अब वो सारा डेटा आप अच्छे से स्क्रीन पर देखें और समझें। चाइना का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर लायोनिंग, नाम याद रखिएगा, यूएस रोनाल्ड रीगन, यूएस कार्ल विंसन, यूएस मैकिन आइलैंड, ये अलग अलग इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बोनहोम रिचर्ड, जो पूरी दुनिया में अमेरिका का प्रभुत्व बनाए रखते हैं। ओकिनावा आपको दिख रहा है, जापान का सबसे नीचे का द्वीप, ताइवान के पास, हांगकांग के पास, ये सारे बेड़े इनके तैनात हैं जापान में, और यहाँ पर चीन का कोरियाई पेनिनसुला के पास। इस तरह से अमेरिका की ब्लू ओशन नेवी पूरी दुनिया में अपने 7 बेड़ों की मदद से ब्लू ओशन नेवी का प्रभुत्व बनाए रखती है। चाइना's headache. China is the only nation that has some influence over Kim, but China does not want to deal with a likely rush of refugees in the event of the collapse of the North Korean regime. It would also not want the American regime and South Korea to come to its doorstep. चीन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यह है कि यदि नॉर्थ कोरिया कोलैप्स होता है तो वहां से लाखों रेफ्यूजीज भाग के चीन में घुसेंगे, जिस प्रकार भारत के साथ हुआ था। भारत के साथ कब हुआ था यह हमें आप जरूर कमेंट थ्रेड में बताइएगा। US insistence, अमेरिका का दबाव. However, it appears that America wants to keep all its options open to get North Korea to abandon the nuclear program. Strict sanctions have been imposed, but it is still defiant. पूरा उद्दंड बना हुआ है उत्तर कोरिया. The American show of force is likely to harden North Korea's resolve to pursue its nuclear program, which will in turn harden the American stance. American military activity. America has already started deploying the THAAD anti-missile defense system in South Korea. इस पर हमने पहले कई बार बात की है. THAAD का फुल फॉर्म हमें अवश्य बताइएगा. Recently, America took the decision to send a naval strike group to the region. तो ये हमने आपको जो अभी बताया था, नेवल स्ट्राइक ग्रुप इस ओर बढ़ रहा है. उस कौन सा ग्रुप बढ़ रहा है वो नाम हमें जरूर बताइएगा, जिससे उत्तर कोरिया में डर की लहर का फैल जाना बहुत स्वाभाविक होगा. रिएक्टिंग टू दिस डिसीजन, नॉर्थ कोरिया हैज वार्न्ड ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक ऑन अमेरिका. इस तरह की धमकी देने वाला यह एकमात्र देश है दुनिया का. किम रिमेन्स इंसिस्टेंट टू. किम ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा है. नॉर्थ कोरिया हैज ऑलरेडी कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट. ध्यान रखिएगा, छठे की तैयारी है. एंड यूज द थ्रेट ऑफ फोर्स अगेंस्ट साउथ कोरिया एंड जापान एज एन इफेक्टिव बार्गेनिंग टूल. उत्तर कोरिया क्या करता है कि वो बार बार दक्षिण कोरिया जापान के विरुद्ध धमकियां जारी करता है कि मैं इनको उड़ा दूंगा, जिससे उसको सौदेबाजी में बहुत मदद मिल जाती है. किम जोंग उन, यानी जो अभी सत्ता में हैं, हैज रिपीटेडली थ्रेटन टू हिट अमेरिकन मेनलैंड विद न्यूक्लियर मिसाइल्स इफ प्रोवोक्ड. हालांकि ये थोड़ा असंभव सी बात लगती है, लेकिन इस तरह की धमकी अपने आप में एक तरह से युद्ध को आमंत्रण देना है.
recent. Again on April 11, 2017, North Korean monitoring service 38 North said that the country's Pyongyang-Rai nuclear site is ready for the 6th nuclear test. दुनिया भर में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके बीच ये सब हो रहा है. Japanese PM Shinzo Abe has said that North Korea may have the capability to deliver missiles equipped with sarin nerve gas, जो अभी सीरिया में भी हुआ था. तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है क्योंकि इससे बहुत मास स्केल पर केमिकल वॉरफेयर की स्थिति हो सकती है. ये रहे महान लीडर अपने सैनिकों के साथ अपने मिलिट्री फैसिलिटीज पर. आइए आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं. विच पैरेलल डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया? ये उत्तर तो अब आपको चुटकियों में बताते आना चाहिए. इंडीड द करेक्ट आंसर इज 38th पैरेलल, 38वीं समानांतर रेखा. व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया? उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम क्या है इस देश का? द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया. कितना बड़ा मजाक है, इसमें से डेमोक्रेटिक भी हटा दो, रिपब्लिक भी हटा दो, पीपल्स भी हटा दो, उसके बाद वो नाम सही हो जाएगा. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर नॉर्थ कोरिया? इन किन किन देशों की सीमाएं लगी हुई हैं? देखो जापान तो है ही, है ना. तो करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3, चाइना, साउथ कोरिया एंड रशिया, नॉट जापान. उनके बीच में तो सी ऑफ जापान आता है. ग्लोबलाइजेशन, कैन इट रियली बी स्टॉप्ड? वैश्वीकरण, क्या इसे वाकई में रोका जा सकता है? वर्ल्ड इकोनॉमी ऑफ ग्लोबल ट्रेड से हम आपके लिए लेकर आए हैं. Is globalization to blame? Most American politicians are blaming the constant loss of their jobs on globalization and digital technology and promising to bring back American jobs. Trump साहब तो चुनाव ही इस वादे पर जीते. Even President Obama in 2012 had said he does not want America to be known as a nation for financial speculation and a nation dependent on import from other countries. ये भय और ये पॉलिटिकल प्रॉमिस ओबामा साहब के समय से ही चलता चला आ रहा है और अब ये बहुत भीषण रूप ले चुका है. लेकिन सवाल ये है कि क्या वैश्वीकरण जिम्मेदार है अमेरिका की वर्तमान स्थिति के लिए? सेकंड, मेजर चैलेंजेस अहेड और मेजर चेंजेस अहेड, बड़े परिवर्तन. दिस वुड नीड टैक्स ब्रेक्स टू कंपनीज अटेम्प्टिंग टू क्रिएट जॉब्स. व्हाट वुड नीड? यदि ट्रंप साहब का कहना, जो पहले ओबामा भी कहते थे, ट्रंप ज्यादा मजबूती से कह रहे हैं कि हमें नौकरियां क्रिएट करनी हैं, तो आपको क्या करना होगा? टैक्स ब्रेक्स टू कंपनीज हु वांट टू क्रिएट जॉब. नहीं तो कंपनियां क्यों करेंगी वहां? एंड पीनलाइजिंग कंपनीज दैट आउटसोर्स जॉब्स एज प्रेसिडेंट ट्रंप इज ट्राइंग टू डू नाउ. ये बहुत खतरनाक कदम है. ही प्रॉमिस टू ओवरऑल द टैक्स स्ट्रक्चर एंड इम्पोज 20% टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू द यूएस. दैट्स एक्स्ट्रा टैक्स. और क्या ये WTO के मापदंडों पर खरा उतरेगा? सीलिंग इज इम्पॉसिबल. कोई भी देश यदि सोचता है कि मैं खुद को सील कर लूंगा, संभव ही नहीं है. Today, manufacturing is digital information that flows and cannot be sealed. Today, every human activity can be instantly transformed into fluid digital data. तो आज हमारी और आपकी हर प्रकार की कार्यवाही पूरी तरह से चलनशील डिजिटल आंकड़ों में परिवर्तित होकर दुनिया भर में एक इंस्टेंट में फैल जाती है. कोई देश रोक नहीं सकता है. हार्डवेयर इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर. द डिस्टिंक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज डिसअपियरिंग. पहले बिट्स और बाइट्स और ब्रिक एंड मोटार, इनके बीच का गैप बहुत बड़ा था, लेकिन अब तो वो सब गायब हो चुका है. दिस इज ड्यू टू क्लाउड टेक्नोलॉजी विच कैन नॉट ओनली स्टोर एंड रिट्रीव डेटा इंस्टेंटली बट इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो सभी को पता है कि क्लाउड टेक्नोलॉजी, जिसमें अमेजन का AWS क्लाउड है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, ऐसे गूगल का भी अपना एक क्लाउड है. उसका नाम हमें जरूर बताइएगा. तो यहां एक छोटा सा करेक्शन स्क्रीन पे कर देते हैं. तो गूगल के क्लाउड का नाम बताइएगा. अमेजन का क्लाउड जो दुनिया भर में सर्वव्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट बनता जा रहा है. भारत को अपना एक क्लाउड बना लेना चाहिए. वैसे हमारा एक क्लाउड प्रोजेक्ट चल रहा है, मेघराज, लेकिन वो सिर्फ सरकार के लिए है. वाई कैन इंडियन कंपनीज और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट क्रिएट देयर ओन क्लाउड? आवर ओन क्लाउड रिमेन्स आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग. हम हमारा सारा डेटा इंफॉर्मेशन विदेशियों को देते चले जा रहे हैं. देश में इस पर बहस भी नहीं है. सो फाइन, वील पे अ प्राइस फॉर इट टुमारो. जिस प्रकार ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे सूरत से घुसकर पूरे देश पे कब्जा कर लिया, शायद हम उसी दूसरे फेज में एंटर कर चुके हैं मॉडर्न युग में.
मेजर फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट टुडे, कन्वर्जेंस, इंस्टेनिटी एंड फीडबैक। ध्यान रखिएगा ये 3 वर्ड्स, कन्वर्जेंस सब कुछ एक दिशा में कन्वर्ज, इंस्टेनिटी समय बहुत कम लगता है, और फीडबैक आपको यूजर से फीडबैक तुरंत मिलता है। इस वजह से इंटरनेट सबसे पावरफुल हो गया। बिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग, द आउटसोर्सिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज ब्रॉट वेरियस कंट्रीज इनटू अ वर्चुअल डोमेन वेयर मसल एंड ब्रेन पावर आर शेयर्ड। ऐसा पहले नहीं होता था। अब ब्रेग्जिट वाले ये नहीं मानते, आपको पता ही है इसका ठीक रिपरकशन हुआ था, जो रिएक्शन हुआ था वो ब्रिटेन में ब्रेग्जिट के रूप में हुआ था। एंड ब्रिटेन इज नाउ डिस्कवरिंग हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी। फ्यूजन एवरीवेयर। डिजिटल ग्लोब इज लोअरिंग बैरियर्स फॉर फ्यूजन ऑफ डिस्परेट कल्चर। डिस्परेट बहुत खूबसूरत शब्द है, इसका अर्थ बताइएगा। विच थ्रेटन्स ऑथोरिटेरियन रेजिम्स, इसीलिए घबरा जाते हैं। चाइना इज कैरिंग आउट अ कल्चरल क्लेंजिंग ऑफ इट्स पॉपुलर मीडिया बाय बैनिंग डिजिटल पॉल्यूशन। ये लाइन कितनी भयंकर है। चीन क्या कर रहा है कि वो सारे मीडिया में अपना ग्रेट फायरवॉल और क्लीनिंग टूल्स लगाकर सब कुछ साफ कर देता है। आपने वहां कुछ भी ऐसा लिखा है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि देश के खिलाफ है, वो सारा कंटेंट अपने आप डिलीट हो जाता है। ये लोगों को पता ही नहीं है, और लोग भारत की बुराई करते हैं। चीन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 0 है, और ये उसका लेटेस्ट डिजिटल ऑप्रेसिव वर्जन है। न्यू मीडिया चैलेंजेस द स्टेटस को। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार कम्युनिकेशन ने अमेरिकन सिविल वॉर तक को प्रभावित कर दिया था। तो डिजिटल ग्लोब ने तो पूरी तरह से स्पेस और टाइम का हमारा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। उसी प्रकार आज की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को डिजिटल कॉप्स कहती हैं। अमेजन हुआ, एप्पल हुआ, गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, और मेड इन अमेरिका और मेड इन चाइना का अर्थ ही खत्म होता जा रहा है। डिजिटल ग्लोबल या ग्लोब हैज बिकम अ मल्टी डिमेंशनल यूनिवर्स। तो ये कुछ बड़े मुद्दे समझने के हैं, गहराई से पढ़िएगा। काफ़ी फिलोसॉफिकल इंसाइट्स हैं कि क्या ट्रंप साहब या कोई भी दूसरी शक्ति, कोई भी नेता वाकई में दुनिया में ग्लोबलाइजेशन को समाप्त करने के लिए कुछ कर सकता है। क्विज टाइम। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट बेनिफिट कंपनीज बाय। कंपनियों को क्यों फायदा होता है ग्लोबलाइजेशन से? द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 above, रिड्यूसिंग कॉस्ट थ्रू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज। 2 तो हो ही नहीं सकता, उसका उल्टा हो जाता है। व्हाट इज डी नेशनलाइजेशन, यानी उल्टा राष्ट्रीयकरण क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज नेशनल बाउंड्रीज बिकमिंग लेस रेलेवेंट। यही हमने आज बात की थी। फिल इन द ब्लैंक। ग्लोबलाइजेशन इज द ट्रेंड टू अ ग्रेटर इकोनॉमिक कल्चरल ब्लैंक एंड ब्लैंक इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमी। बहुत खूबसूरत हमने फिल इन द ब्लैंक भी यहाँ आपके लिए ले आए हैं। द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। इसको आप जब भरेंगे तो आपको अपने आप पूरा समझ में आएगा। इसी के साथ हमारा आज का बोधिसार समाप्त होता है। कंटिन्यूस एफर्ट नॉट स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस इज द की टू अनलॉकिंग आवर पोटेंशियल। सतत प्रयास न कि शक्ति और बुद्धिमत्ता हमारी संभाव्यता को प्रकट करने की कुंजी है। याद रखिएगा, ये एक अच्छा विचार है। हालांकि विंस्टन चर्चिल ने भारत का बहुत कबाड़ा किया था। बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल का पूरा लाभ लेते रहें। ब्रॉट टू यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटी IAS Academy. That brings us to the conclusion of today's बोधिसार. We hope you have enjoyed it as much as we have enjoyed. आज के चारों बोधिसार बहुत ही गहराई से बने थे, बहुत गंभीर विषय थे, और इसलिए हमने इन्हें लेना आवश्यक समझा। यदि ज़रूरी हो तो 2 या 3 बार इसे देखें। PDF अवश्य डाउनलोड करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अब हमें अनुमति दीजिए, बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।